अब हम स्टार्ट करेंगे और हम स्टार्ट करेंगे बच्चा कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है। जोश फुल ऑन, जोश फुल ऑन, क्या बात है यार, खुद आ जाता है, अरे क्या बात है, क्या बात बोल रही यार मैम, आते हो जोश आ जाता है, अरे जोश की तो जरूरत है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हो बच्चे, तो कार्बोहाइड्रेट्स को बायोमोलिक्यूल्स का एक पार्ट बोला जाता है। तो मैम बायोमोलिक्यूल्स क्या होता है, मैम है ना, बताती हैं। बायोमोलिक्यूल्स मतलब बेटा ऐसे मॉलिक्यूल्स जो आपके बॉडी में मिलते हैं, ठीक है। ऑल्सो उनके मास जो होता है, मॉलिक्यूलर मास होता है ना, वो बहुत ज्यादा होता है, तो उन्हें बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। अगर ध्यान से सुना तो ये चैप्टर अभी के अभी बिल्कुल माइंड में फिट हो जाएगा, उसके बाद में टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इसलिए हल्के में मत लो इसको, बस 1 घंटा कॉन्सेंट्रेशन, एंड आई होप खाना वाना खा के बैठे हो तो कॉन्सेंट्रेशन तो फुल ऑन है, राइट, यस। तो बायोमोलिक्यूल्स आर द नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं प्रेजेंट इन एसेंशियल क्वांटिटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, डिफरेंट सेल्स, जैसे कि पॉलीसेकेरॉइड्स, प्रोटीन्स, तो बहुत सारी तरह के आपके बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, डीएनए, आरएनए जिन्हें हम न्यूक्लिक एसिड्स बोलते हैं, तो इन सब की फॉर्म में होते हैं, और हम थोड़ा थोड़ा सबका आइडिया लेने वाले हैं, ठीक है। नाउ अब हम शुरू करेंगे बेटा कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को आप बेसिकली क्या बोलते हो, कार्बन, ऐसा बोला जाता था कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, कार्बन के हाइड्रेट्स, लेकिन ये डेफिनेशन सही नहीं है। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, दे आर पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। हर वर्ड का एक मतलब है, कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, यानी कि पढ़ो पहले इस चीज को, इट इज डिफाइंड एज ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, यानी कि ऐसे कंपाउंड्स जिसमें बहुत सारे हाइड्रोक्साइड ग्रुप्स हो। हाइड्रोक्साइड ग्रुप्स कौन से होते हैं मैम, OH ग्रुप्स जो होते हैं उन्हें हाइड्रोक्साइड ग्रुप्स कहते हैं। तो बेटा ये बहुत ज्यादा होते हैं, तो पॉलीहाइड्रोक्सी और एल्डिहाइड या फिर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट हो, या फिर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट हो, या फिर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट हो, विच प्रोड्यूस सच यूनिट्स ऑन हाइड्रोलिसिस। अब कई बार ऐसे कंपाउंड जो इनको हाइड्रोलिसिस करने पे, पानी में डालने पे अगर आपको पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन दे दे, तो उन्हें भी कहा जाता है कार्बोहाइड्रेट्स। तो अभी तक बेसिक डेफिनेशन हमें पता चल गई, बहुत सारे OH ग्रुप्स होने चाहिए, और क्या होना चाहिए, एल्डिहाइड या फिर कीटोन ग्रुप होना चाहिए, ठीक है, यस मैम। बेटा अब आप कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासिफाई करोगे, तो कैसे क्लासिफाई करोगे, वो मोनोसेकेरॉइड्स होते हैं, वो डाइसेकेरॉइड्स होते हैं, और वो ओलिगोसेकेरॉइड्स होते हैं, पॉलीहाइड्रोसेकेरॉइड्स होते हैं, हर एक का मतलब है। अगर आप सॉलिड स्टेट की बात करो जिससे शुरू किया था, उसमें एक यूनिट सेल था ना, वही यूनिट सेल को रिपीट करो तो आपको पूरा क्रिस्टल सिस्टम मिलता था, हाँ मैम वो तो क्लियर है। सेम उसी तरह से बच्चा कार्बोहाइड्रेट्स का सबसे छोटा एक पार्ट होता है जिसे कहा जाता है मोनोसेकेरॉइड, ठीक है। तो मोनोसेकेरॉइड जैसे यूनिट सेल होता था, वैसे यहां पर एक मोनोसेकेरॉइड होता है। अगर आप किसी भी कार्बोहाइड्रेट को हाइड्रोलाइज करते हो और उसके अंदर बहुत सारे सेकेरॉइड्स हैं, तो बेटा आपको सबसे छोटा जो पार्ट मिलता है उसे मोनोसेकेरॉइड कहा जाता है, ठीक है। तो मैम यहां से हमें समझ आया, मोनोसेकेरॉइड्स इंक्लूड नॉन हाइड्रोक्सेबल कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि उसको फर्दर नहीं तोड़ सकते हो, यूनिट सेल को नहीं तोड़ सकते थे ना, सेम उसी तरह से आप एक मोनोसेकेरॉइड को फर्दर नहीं तोड़ सकते, राइट, परफेक्ट। दे आर सॉल्युबल इन वाटर, और वो सॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर, ये हम सबको पता है, परफेक्ट। आगे बेटा, those containing aldehydic groups are called aldoses and other containing ketone groups are called ketosis। इसका मैं अभी मतलब समझाऊंगी। अगर एल्डिहाइड ग्रुप होता है तो बेटा उसे एल्डोसिस कहते हैं, और अगर कीटोन ग्रुप होता है तो उसे कीटोसिस कहते हैं। सम मोनोसेकेरॉइड्स के एग्जांपल्स आपको दिए गए हैं, राइट, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। अब मैंने आपको बोला कि एल्डोसिस और कीटोसिस होते हैं, वो क्या होता है, आपको पता है कि मैम एक कार्बन ये ले लो इस तरीके से, और इनके ऊपर पॉलीहाइड्रोक्सी, तो बेटा मैंने पॉलीहाइड्रोक्सी भी बना दिया, ठीक है। तो मैम बहुत सारे OH ग्रुप्स हैं, तो आप इसको बोल सकते हो पॉलीहाइड्रोक्सी, और इसके साथ साथ एक एल्डिहाइड ग्रुप या कीटोन ग्रुप होना चाहिए, तो मैंने यहां पर बना दिया लेटर से C डबल बॉन्ड OH। तो जो इस तरह का फॉर्मेशन होता है बेटा, इस तरह का फॉर्मेशन जो होता है, इसको बोला जाता है क्या, एल्डोसिस,
ये क्या है बेटा, एल्डोसिस, एल्डोसिस, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपके पास में पॉलीहाइड्रोक्सी बहुत सारे OH ग्रुप्स हैं, एक एल्डिहाइड ग्रुप है और CH2OH है, तो मैम इसको एल्डोसिस कहते हैं। अगर मैंने बोला कीटोसिस, तो कीटोस किसको बोलेंगे, यार ये कीटोन ग्रुप होना चाहिए, तो बनाते हैं ना। यहां पर क्या हो जाएगा मैम, COH, COH, ये मैं रैंडम बना रही हूं, तो ये COH हो गया, ये CH2OH हो गया। अब क्या करूं मैम, एक कीटोन ग्रुप बना दो, तो एक कीटोन ग्रुप बना दिया बेटा आपके लिए, ये लो। तो इस तरह के जो भी आपके कार्बोहाइड्रेट्स होंगे उन्हें कहा जाएगा कीटोसिस। उन्हें क्या कहा जाएगा बच्चा, कीटोसिस। तो बेसिक डेफिनेशन हम सबको क्लियर है, क्लियर है बेटा? यस मैम। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, ठीक है। यस मैम। नेक्स्ट बेटा, अब आपको यहां पर उनको क्लासिफाई करना है कि यार कितने नंबर ऑफ कार्बन्स हैं, वो डिसाइड करते हैं कि आपका एल्डिहाइड ग्रुप और कीटोन ग्रुप किस तरीके से होगा, ठीक है। यस, अगर आपके पास में एल्डो ग्रुप है और आपके पास में बेटा 3 कार्बन है, अगर आपके पास में एल्डो ग्रुप है और 3 कार्बन है तो उसको एल्डो ट्रायोस बोला जाएगा। अगर 3 कार्बन वाले को और एल्डिहाइड ग्रुप वाले को एल्डो ट्रायोस बोला जाता है, तो एल्डिहाइड ग्रुप और 4 कार्बन वाले ग्रुप को क्या बोला जाएगा, सोच के बताओ, बताओ क्या बोला जाएगा मैम, उसे एल्डो टेट्रोस बोला जाएगा, राइट। तो यानी कि अगर आप इसका एक जनरल फॉर्मूला लिखो तो आप लिख सकते हो CHO, यहां पर C होगा, यहां OH होगा, यहां H होगा, मैम ये कुछ N होगा और नीचे CH2OH होगा। तो अगर आपको बेटा 3 कार्बन चाहिए तो यहां पर मैम N की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यानी कि 1 2 3 कार्बन, तो वो आपका क्या बन जाएगा, एल्डो ट्रायोस। सिमिलरली अगर आपको 4 कार्बन चाहिए तो क्या करना है, सिर्फ N की वैल्यू को 2 पुट कर दो। इसी जनरल फॉर्मूला में N की वैल्यू को 2 पुट किया तो 2 कार्बन, ये 3 और 4, टोटल 4 कार्बन होगी, हाँ, तो इसे क्या कहा जाएगा, एल्डो टेट्रोस। सिमिलरली बेटा एल्डो पेंटोस और एल्डो हेक्सोस। तो इसी तरीके से आपका सारे के सारे नोमेनक्लेचर्स चलते रहेंगे। अब अगर आप उसी तरह से कीटोन वाले पार्ट की बात करोगे तो यार सेम ही तो चीज है मैम, सिर्फ और सिर्फ कीटोन ग्रुप बनाना है, और अगर टोटल 3 कार्बन है तो हम उसे बोलेंगे कीटो ट्रायोस, अगर 4 कार्बन है तो उसे बोलेंगे कीटो टेट्रोस, राइट। अगर 5 कार्बन है तो कीटो पेंटोस, राइट। तो इस तरीके से बेटा सारे नाम होते हैं, और ये टेबल जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जस्ट गो थ्रू कर लेना, रटना मत, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ गो थ्रू करना है, ठीक है। यस मैम। आगे चलते हैं बच्चा आगे चलते हैं। अब अगर आप डाइसैकेरॉइड्स की बात करते हो, आई नो इट इज नॉट इन योर सिलेबस, बट आपको डेफिनेशन तो पता होनी चाहिए। तो बेटा डाइसैकेरॉइड्स वो होते हैं जो 2 मोनोसैकेरॉइड से मिलकर बनते हैं। तो ये एक डेफिनेशन है, दोज कार्बोहाइड्रेट्स व्हिच ऑन हाइड्रोलिसिस, आपने उनका हाइड्रोलिसिस किया और वो 2 मोनोसैकेरॉइड्स आपको दे दे, ठीक है, दैट यील्ड्स 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेरॉइड्स आर कॉल्ड डाइसैकेरॉइड्स, ठीक है। They are crystalline, again बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है, they are crystalline, they are soluble in water and they taste sweet, right। जैसे कि चीनी, जो केन शुगर हम खाते हैं बेटा, वो क्या है, वो एक डाइसैकेरॉइड है, ठीक है। सिमिलरली डाइसैकेरॉइड के बाद में आता है ओलिगोसैकेरॉइड्स। जब 2 से लेके 10 मोनोसैकेरॉइड्स आप उसको हाइड्रोलाइज करके बना सकते हो तो उन सभी को कहा जाता है ओलिगोसैकेरॉइड्स, ठीक है। यस मैम। तो दोज कार्बोहाइड्रेट्स व्हिच यील्ड 2 to 10 मोनोसैकेरॉइड्स, आपने उनको पानी में डाला कार्बोहाइड्रेट को, आपको 2 से लेके 10 के बीच में कितने भी मोनोसैकेरॉइड मिले, आप उन सभी को नाम दोगे ओलिगोसैकेरॉइड्स, ठीक है। यस मैम। तो ऑन हाइड्रोलिसिस इज कॉल्ड ओलिगोसैकेरॉइड। एग्जांपल है आपके पास में रैफिनोस बेटा, ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स हाउ मेनी, ग्लूकोज देता है, फ्रक्टोज देता है और गैलेक्टोज देता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये डेफिनेशन क्लियर है बच्चा, मैम क्लियर है, ठीक है। जिन बच्चों को पढ़ना है वो पढ़ेंगे, जिनको नहीं पढ़ना दे विल जस्ट वेस्ट देयर टाइम, राइट। आपको बेटा कमेंट सेक्शन पे टाइम वेस्ट नहीं करना है, यू हैव टू फोकस ऑन योर स्टडीज। एग्जाम है ना परसों, तो खुद पे ध्यान दो, दूसरे लोगों पे मत ध्यान दो, जस्ट लेट देम गो अवे, राइट। यस, चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम पॉलीसैकेरॉइड्स की बात करते हैं तो पॉलीसैकेरॉइड्स क्या होंगे। अब यार आपने एक मोनोसैकेरॉइड की बात कर ली, आपने 2 वालों की भी बात कर ली जिन्हें हम डाइसैकेरॉइड कहते थे, ओलिगोसैकेरॉइड की भी बात कर ली। अब अगर 10 से ज्यादा अगर कोई मोनोसैकेरॉइड दे देना तो उसको बस बिना सोचे समझे पॉलीसैकेरॉइड नाम दे देना, ठीक है। यस नाम दे देंगे, बहुत इजी है। तो बस ये बेसिक डेफिनेशन है आपके सामने और इसके बेटा कुछ एग्जांपल्स है, ठीक है।
अगला बेटा शुगर आता है। शुगर क्या है? जो आपके मोनोसेकेरॉइड्स होते हैं, इन जनरल मोनोसेकेरॉइड्स और जो ओलिगोसेकेरॉइड्स होते हैं वो शुगर्स होती हैं, और उनके अलावा दैट इज योर पॉलीसेकेरॉइड्स, उन्हें क्या कहा जाता है? दे आर योर नॉन शुगर्स। ठीक है, तो जो स्वीट टेस्ट आता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ मोनोसेकेरॉइड और ओलिगोसेकेरॉइड्स का ही आता है। तो अगर कभी क्वेश्चन आया कि क्या पॉलीसेकेरॉइड्स स्वीट एंड टेस्ट होते हैं, नहीं वो नहीं होते। क्या पॉलीसेकेरॉइड्स वाटर में सॉल्युबल होते हैं, नहीं वो नहीं होते, राइट? तो हमें ये याद रखना है। तो आगे देखते हैं मैम, दे आर स्वीट एंड टेस्ट, वाटर सॉल्युबल, दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड शुगर्स। हमें चीनी का एग्जाम्पल याद रखना है, सारी कहानी याद है। शुगर स्वीट एंड टेस्ट, यस मैम। क्या है वो? डाइसेकेरॉइड, तो वो स्वीट एंड टेस्ट है। क्रिस्टल जैसा स्ट्रक्चर होता है, हाँ मैम, तो वो क्रिस्टल जैसा स्ट्रक्चर होता है। तीसरी क्या थी? वाटर के अंदर सॉल्युबल होता है, हाँ मैम, तो बेटा वाटर में भी सॉल्युबल होगा, राइट? परफेक्ट। अब हम बात करते हैं रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर। बस डेफिनेशन पढ़नी है, बस डेफिनेशन पढ़नी है, ठीक है? डोंट वरी, ज्यादा कंफ्यूजिंग वाली चीजें नहीं पूछी जाएंगी। बेटा रिड्यूसिंग शुगर किसे कहा जाता है? दो आपके सॉल्यूशंस होते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलेंस रिएजेंट। फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलेंस रिएजेंट दो रिएजेंट होते हैं, आपको सिर्फ ये याद रखना है। और ये रिएजेंट जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके जो कार्बोनिल ग्रुप्स होते हैं उनके साथ रिएक्शन करते हैं। तो फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलेंस रिएजेंट आपके कार्बोनिल ग्रुप्स के साथ रिएक्शन करते हैं। तो ऐसी शुगर्स जो इनके साथ रिएक्ट करेगी उन्हें रिड्यूसिंग शुगर कह देते हैं, और ऐसी शुगर्स जो इनके साथ रिएक्ट नहीं करेंगी उन्हें नॉन रिड्यूसिंग शुगर कह देते हैं। तो बेसिक सी बात है यार, अगर उन्होंने रिएक्शन किया तो रिड्यूसिंग शुगर, और अगर उन्होंने रिएक्शन नहीं किया तो वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है। ठीक है? यस मैम, क्लियर है बच्चा? बहुत बढ़िया, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब आया सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, यहां से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, लिख के ले लो, यहां से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। क्या कहता है क्वेश्चन, मतलब क्या कहता है ये? ग्लूकोज अकर्स इन नेचर। ठीक है बेटा, ग्लूकोज से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज, कैसे प्रिपेयर कर सकते हो आप? कैसे प्रिपेयर कर सकते हो? एक डाइसेकेरॉइड है जो ग्लूकोज से बना हो, अगर मैं उसका हाइड्रोलिसिस कर दूं तो वो मुझे ग्लूकोज दे देगा, हाँ मैम। तो बेटा उसी तरह से सुक्रोज जो होता है, सुक्रोज जो होता है बेटा, जब आप उसका हाइड्रोलिसिस करते हो, जब आप सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करते हो तो वो क्या है? ये बेटा एक डाइसेकेरॉइड है। क्या है ये? एक डाइसेकेरॉइड है। और जब आप इसका हाइड्रोलिसिस करते हो तो आपको मिलता है ग्लूकोज, आपको मिलता है ग्लूकोज और आपको मिलता है फ्रक्टोज। तो यानी कि आप ग्लूकोज को कैसे कैसे मिल सकता है आपको ग्लूकोज? आप एक किसी भी सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस कर दो, आपको ग्लूकोज मिल जाएगा। ठीक है? यस। तो एक मेथड तो मैम हमें समझ आ गया, एक मेथड हमें याद भी हो गया। परफेक्ट। नेक्स्ट क्या कहता है बेटा? स्टार्च। स्टार्च क्या है? सबसे पहले बता दूं, स्टार्च एक पॉलीसेकेरॉइड होता है जिसके अंदर 10 से ज्यादा मोनोसेकेरॉइड्स होते हैं, उसे पॉलीसेकेरॉइड कहते हैं। और स्टार्च के अंदर बेटा जब आप उसका हाइड्रोलिसिस करते हो तो भी आपको ग्लूकोज मिलता है। तो दो हमें पता चल गए जिनका हाइड्रोलिसिस करने पे हमें ग्लूकोज मिल सकता है। क्या क्या है? एक है सुक्रोज, यस मैम, फ्रक्टोज और ग्लूकोज मिलता है, परफेक्ट। सेकंड क्या है बेटा? स्टार्च। स्टार्च जो है वो एक पॉलीसेकेरॉइड है। खुश नसीब हो कि उसको पढ़ना नहीं है, अगर पढ़ना होता तो ये ज्यादा बड़ी बात नहीं होती। ठीक है? Commercially, glucose is obtained by hydrolysis of starch by boiling it with dilute H2SO4 under the pressure. तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है, MCQ तो है, टिक की तो करना है। किससे मिलेगा? स्टार्च से मिलेगा। और किससे मिल सकता है? सुक्रोज से मिल सकता है। याद हो गया? खत्म खत्म यार, इतनी सी तो बात थी। परफेक्ट, यस। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर आप स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज की बात करते हो तो स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम समझते हैं कि यार ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसा होता है। बेटा अगर आप ग्लूकोज के स्ट्रक्चर की बात करोगे तो आप कैसे बना सकते हो? लिख लो पहले मैम CHO। याद रखना कि ग्लूकोज में एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है, और मैं कैसे याद रखती हूँ? इधर OH आएगा, फिर इधर OH आएगा, फिर इधर OH आएगा और इधर OH आ जाएगा, और ये आपका CH2OH होगा। बस इस तरीके से स्ट्रक्चर को याद रखोगे तो कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है?
तो ये आपका ग्लूकोज हो गया। यस मैम, यहां पर हाइड्रोजन लगा दो, फिर बाकी जो बच गए उनको हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ठीक है मैम, इतना हमें समझ आ गया। अब आपको सबसे पहली क्या बात समझनी है कि इस ग्लूकोज के आगे ना बेटा एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज लिखी होती है विच इज डी, और एक लिखा होता है प्लस। हमें ये चीज नहीं समझ आती कि मैम ये डी क्या है, ये प्लस क्या है, तो चलो इसकी बात करते हैं। बेटा सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि जो ये वाला प्लस है, ये वाला प्लस, इसकी टेंशन मत लेना, ये एक्सपेरिमेंटल होता है। ये क्या होता है? एक्सपेरिमेंटल होता है। और जो आपका प्लस होता है उसका मतलब होता है कि वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। ठीक है, तो मैम डेक्स्ट्रो रोटेटरी का मतलब क्या होता है? बेटा डेक्स्ट्रो रोटेटरी वो एलिमेंट, वो कंपाउंड्स होते हैं जो आपकी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करे। तो यहां लिख देते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करते हैं, रोटेट्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। किसमें मैम? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये बस इतना सब समझ लो, बाकी आपकी एक्सपेरिमेंटल चीज है तो आपको रटना नहीं है। ठीक है, बात आती है इस डी की। ये डी कैसे डिसाइड करते हैं? इसको बेटा हमेशा आपको कंपेयर करना है किससे? ग्लिसरैल्डिहाइड से। अगर आप ग्लिसरैल्डिहाइड की बात करते हो तो उसका स्ट्रक्चर ना कुछ ऐसा होता है। ठीक है, अगर कभी भी लास्ट CH2OH के साथ वाला जो कार्बन होता है, यानी कि ये वाला कार्बन, इस कार्बन के साथ वाला OH देखो, राइट? यस मैम। बेटा अगर ये राइट साइड है, अगर ये राइट साइड हो तो आप बोलोगे डी ग्लिसरैल्डिहाइड। आप क्या बोलोगे? डी ग्लिसरैल्डिहाइड। ठीक है, ओके मैम। और बेटा अगर यही वाला OH, अगर यही वाला OH इस साइड हो, मैम CHO लगा दो, इधर C लगा दो, इधर OH लगा दो, इधर H और इधर CH2OH। ठीक है, अगर आप यहां पर देखो तो ये वाला OH किधर है मैम? लेफ्ट साइड है। L लिखा ना, लेफ्ट साइड है, तो बेटा इसको बोला जाता है L ग्लिसरैल्डिहाइड। इसको क्या कहा जाता है? ग्लिसरैल्डिहाइड। और सारे के सारे D और L जो नाम दिए जाते हैं वो इसी से कंपेयर करके दिए जाते हैं। तो कैसे याद कर सकते हो? लेफ्ट का L, लेफ्ट का L और ये वाला L, तो अगर लेफ्ट साइड है तो L ग्लिसरैल्डिहाइड, और अगर यहां पर राइट साइड है तो D ग्लिसरैल्डिहाइड बोलना है। अब मैं आपसे पूछती हूं कि इस ग्लूकोज को कंपेयर करो इन दोनों ग्लिसरैल्डिहाइड से और सोचो कि डी बोलोगे या एल बोलोगे। चलो देखते हैं। अगर मैं यहां पर देखूं तो ये मेरा लास्ट CH2OH है, हाँ मैम, और इसका साथ वाला कार्बन का OH किस साइड है बेटा? राइट साइड है। राइट साइड है ना? यस मैम। तो अगर ये राइट साइड है तो मैं बोलूंगी डी ग्लिसरैल्डिहाइड। तो आपको ये डी क्या बताता है? इस CH2OH के साथ वाले कार्बन का OH कौन सी साइड है, उसी के अकॉर्डिंग आप डी या फिर एल नाम देते हो। ठीक है, परफेक्ट। ये जो कुछ बच्चे अमेजिंग से बच्चे होते हैं ना कि कौन सा चैप्टर चल रहा है, बेटा कोई चैप्टर नहीं चल रहा, छोड़ दो, सो जाओ, नींद लो, नींद लो, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यस, बहुत ही बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया, अमेजिंग। ठीक है, अब देखो यहां तक क्लियर हो गया मैम, ये समझ आ गया। अब बेटा डी ग्लिसरैल्डिहाइड हो जाएगा, इसी तरह से एल ग्लिसरैल्डिहाइड होता है, बट हम डी ग्लिसरैल्डिहाइड ही, सॉरी, हम डी ग्लूकोज ही पढ़ते हैं। ठीक है, अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जो आपका ये क्या है? ओपन चेन स्ट्रक्चर है। हाँ, आपको ग्लूकोज का एक क्लोज्ड चेन स्ट्रक्चर भी मिलता है। तो वो क्लोज्ड चेन स्ट्रक्चर कैसे मिलता है, उसको कैसे बनाया जाता है, अब उसकी बात करते हैं। तो अगर आप इस स्ट्रक्चर की बात करोगे बच्चा, तो यहीं से हम साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएंगे। इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। यस, तो क्या करना है, क्या करना है, इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं। परफेक्ट, ठीक है, OH, ये हो जाएगा मैम OH। ठीक है बेटा, क्या करो, हमेशा ये याद रखना कि ये जो एल्डिहाइडिक ग्रुप है ये C डबल बॉन्ड O और H ग्रुप है। हाँ, तो अब क्या होगा, क्या होगा, ध्यान से देखिए, ये जो आपका O है नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। हाँ, तो ये क्या करेगा बेटा, ये जाकर आपके कार्बन पे अटैक, अरे 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 अरे, एक सेकेंड, हाँ, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है ना? यस मैम। तो ये क्या करेगा बेटा, ये जाकर आपके कार्बन पे अटैक करेगा, ये आपके कार्बन पे अटैक करेगा और ये यहां पर जाकर ऊपर चला जाएगा। तो यानी कि यहां से आप अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करो तो क्या बन जाएगा, CO नेगेटिव,
CO नेगेटिव, यस मैम, और यहां पर आ जाएगा आपका हाइड्रोजन। ठीक है, ये कार्बन इसका OH यहां पर है, ये कार्बन इसका H मैम ने यहीं पर बनाया है, ये कार्बन इसका OH यहां पर है, और ये कार्बन और ये O जो है वो इस तरीके से आपका आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, परफेक्ट। बाकी की चीजें बना लो, इधर H है, इधर OH है, इधर OH है, इधर आपका H है, और ये आपका H है, और यहाँ पे CH2OH है। ठीक है, तो बेटा जो ये स्ट्रक्चर होता है ये आपके ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर है। अब इसके बाद क्या समझना मैम, ये तो O माइनस है ना, ये यहाँ पे प्लस कैसे आएगा, H कैसे आएगा यहाँ पे, तो जो बेटा ये वाला H प्लस था ये क्या करता है, उसके पास चला जाता है और यहाँ पर आपका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है। अब आपको अगर ध्यान से मैं दिखाऊं तो आप बोलोगे मैम यहाँ पर ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ, 6 कार्बन है, बिल्कुल है। अगर आप बेटा फर्स्ट कार्बन के अराउंड OH देखो तो वो दोनों साइड हो सकता है, रोटेट कर रहे हैं ना अभी तो, हाँ, तो यानी कि वो इस साइड भी हो सकता है और वो इस साइड भी हो सकता है। तो बेटा ये दोनों साइड हो सकता है और इसी से आपके अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज बनते हैं, इसी से आपके अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज बनते हैं। तो क्या ये क्लियर है बच्चा, क्या ये क्लियर है, यस। चलो इसको अब हम बनाएंगे, अब मैम हम इस स्ट्रक्चर को बनाएंगे। ठीक है, कैसे बनाएंगे, देखो अगर बेटा अगर आपका OH कौन सी साइड हो, अगर आपका OH राइट साइड हो तो आप इसको इस तरीके से बना सकते हो। ठीक है, मैं बना रही हूं, इसको ध्यान से देखना। अब हमें नाम देने हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। ठीक है मैम, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ, और यहाँ पर सिक्स्थ कार्बन आएगी। जो बेटा आपकी राइट साइड है उसको नीचे बना दो, जो भी राइट साइड है उसको नीचे बना दो। तो मैम यहां पर OH आ जाएगा, अगर मैं इधर देखूं तो मैम यहां भी OH है, यहां पर H है और यहां पर OH है, ये CH2OH है, ये सिक्स्थ कार्बन है, और यहां पर हमारे पास हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, यहां पर OH होगा, हाइड्रोजन, और यहां पर आपका हाइड्रोजन। तो आपने क्या किया, आपने अल्फा डी ग्लूकोज बना दिया, एकदम ऐसे, एकदम चुटकी में बनाना, यस मैम। तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा डी ग्लूकोज। अगर अल्फा डी ग्लूकोज बनाना आ गया तो बीटा डी ग्लूकोज कौन सी बड़ी चीज है यार, बना देंगे यार। क्या करो, सिर्फ OH को इस साइड ले आओ, बाकी का स्ट्रक्चर पूरा सेम रहेगा, इस बार OH आपका इस साइड आ जाएगा। ठीक है, चलो बनाते हैं। अगर हमें OH को इस साइड लाना है तो ये O, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो और ये लो। ठीक है मैम, ओके, तो यहां पर आपका CH2OH आ जाएगा। नंबर दे देते हैं, दिस विल बी 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, यस, क्लियर हो रहा है ना, बिल्कुल। आगे देखते हैं, परफेक्ट। अब क्या करना है बच्चा, अब मैम जो मेरी फर्स्ट कार्बन का OH है ना, मैं उसको लेफ्ट साइड लेके जा रहा हूं। अगर आप बेटा लेफ्ट साइड लेके जा रहे हो तो यानी कि राइट साइड वाले नीचे आते हैं, तो आपकी राइट साइड में तो इस बार हाइड्रोजन होगा, यस मैम, तो यहां पर हाइड्रोजन होगा, फिर तो OH ही है, यहां पर क्या है, H है, यहां पर क्या है, OH है, यहां पर क्या है, H है, फिर बाकी सारे भर दो यार, बाकी सारे तो हम कर ही देंगे, परफेक्ट। तो बेटा जो ये बन गया, ये क्या बन गया, ये आपका बीटा डी ग्लूकोज बन गया। इसको क्या बोल देंगे मैम, बीटा डी ग्लूकोज। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई इश्यू नहीं है ना, परफेक्ट। अब बेटा एक और जो इंपॉर्टेंट चीज होती है, अरे यार बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक साथ हो गई, जो आपके अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज है, अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज में डिफरेंस क्या है, जल्दी से बताओ क्या है डिफरेंस। मैम हमें पता है कि अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज में सिर्फ और सिर्फ कार्बन 1 के अराउंड OH और H की पोजीशंस चेंज हो रही हैं, राइट, यस। तो बेटा ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिनकी सिर्फ और सिर्फ C1 कार्बन पे H और OH की पोजीशन चेंज हो, बाकी का सारा स्ट्रक्चर सेम हो, उन्हें कहा जाता है एनोमर्स। तो इसलिए बोला जाता है कि ये दोनों जो हैं वो आपके क्या हैं, एनोमर्स है। इनको क्या कहा जाता है, एनोमर्स है। एंड आई एम टेलिंग यू ये क्वेश्चन आ सकता है, आई एम टेलिंग यू बच्चा ये क्वेश्चन आ सकता है। वेरी गुड भव्या, बहुत ही बढ़िया बेटा, बिल्कुल सही आंसर दिया है आपने।
इसी तरह से आपको बताने हैं सारे आंसर्स। आई एम सो प्राउड ऑफ यू, वेरी गुड बच्चा, बहुत ही बढ़िया। तो आप इस चीज को अपने पास लिख भी सकते हो कि अल्फा डी ग्लूकोज और जो बीटा डी ग्लूकोज होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कार्बन 1 के अराउंड चेंज होते हैं, इसलिए हम उन्हें क्या कहते हैं, एनोमर्स बोलते हैं। और अगर कोई और ऐसा स्ट्रक्चर जो किसी भी और कार्बन के अराउंड चेंज होता हो तो बेटा उन्हें एपिमर्स कहते हैं। ये एक एक्स्ट्रा नॉलेज है, लेनी है तो लो वरना भूल जाओ, कोई बात नहीं। एनोमर्स पता होना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। यस, बहुत बढ़िया, अमेजिंग अमेजिंग बच्चा, बहुत ही बढ़िया। तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, सारे स्ट्रक्चर्स ऐसे रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है। ये रहा पायरान। मैम पायरान क्यों दिखाया, क्योंकि बेटा जो आप ग्लूकोज बोलते हो ना, अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी बीटा डी ग्लूकोज, उसको एक और नाम से जाना जाता है ग्लूकोपाइरेनोज, ग्लूकोपाइरेनोज। तो मैम ग्लूकोपाइरेनोज क्यों बोलते हैं, बेटा सेम ही बात है, ग्लूकोज को ही ग्लूकोपाइरेनोज कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है, क्योंकि बेटा उसका स्ट्रक्चर ना कुछ पायरान जैसा होता है, कुछ पायरान जैसा होता है। देखो हमने अभी स्ट्रक्चर तो ड्रॉ किया था मैम, कुछ इस तरह का था। अब ये स्ट्रक्चर को इससे कंपेयर करो, इसके जैसा सा है ना, हाँ, तो इसलिए बेटा इसको कई जगहों पे ग्लूकोपाइरेनोज बोला जाता है। तो कंफ्यूज मत होना, ग्लूकोज बोल दो चाहे ग्लूकोपाइरेनोज बोल दो, इट इज वन एंड द सेम थिंग, परफेक्ट। अब जो अगली इंपॉर्टेंट चीज है, पहला तो स्ट्रक्चर से था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो अब कभी गलती नहीं होगी। सेकंड जो चीज आपको बताई गई है दैट इज रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज। भैया ग्लूकोज बना कैसे, ये पता कैसे चला, ये चीज इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चंस बनते हैं, राइट। यस, परफेक्ट। अब हम बढ़ेंगे ये कैसे बना। अगर आप कभी भी ग्लूकोज की बात करते हो ना, तो क्या किया गया था यार, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर नहीं पता था किसी को, तो साइंटिस्ट ने क्या किया, उनको सिर्फ और सिर्फ उनका मोलर मास पता था। अब यार मोलर मास तो बहुत सारे कैलकुलेशंस करके पता चल गया, तो जब मास पता चला तो उन्होंने क्या किया, लेट अस से कि उसका फॉर्मूला उनको C6H12O6 लिख दिया। लेकिन अब पता नहीं है कि ये अरेंज कैसे होगा, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसमें कितने कार्बन सीधे लगे हैं, स्ट्रेट लाइन में लगे, कुछ नहीं पता था। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले इसको HI के साथ रिएक्शन करा दिया। जैसे ही HI के साथ रिएक्शन कराया उनको एक N हेक्सेन मिल गया, उनको N हेक्सेन मिल गया, यानी कि उनको कार्बन जो था वो स्ट्रेट चेन में 6 कार्बन मिल गए। अब उनको फॉर्मूला से ये पता था कि 6 कार्बन है, और उन्होंने ये भी देख लिया कि जब भी मैं HI के साथ रिएक्शन कराऊं, जो एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, अगर मैंने उसके साथ रिएक्शन कराया तो मुझे N हेक्सेन मिल रहा है, यानी कि ग्लूकोज के अंदर जितने भी कार्बन है सारी की सारी स्ट्रेट लाइन में है। पहली इंफॉर्मेशन पता चल गई। तो अगर कभी क्वेश्चन आया कि कौन सा रिएजेंट है जो बताता है कि ग्लूकोज में सारी कार्बन स्ट्रेट चेन में, क्या बोलेंगे, HI बताता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन हो गया मैम। दूसरा क्वेश्चन क्या आता है बेटा, सेकंड जो रिएक्शन उन्होंने कराई वो किससे कराई, N हेक्सेन बनाने के बाद में उन्होंने उसकी रिएक्शन जो है किसके साथ कराई, NH2OH के साथ कराई। अब जो NH2OH है उसे हाइड्रोक्सिल अमीन कहते हैं, इसे हाइड्रोक्सिल अमीन कहते हैं। और ये बेटा क्या करता है मैं बता देती हूं, जब भी आप हाइड्रोक्सिल अमीन को किसी भी एल्डिहाइडिक ग्रुप के साथ रिएक्शन कराते हो, या किसी भी कार्बोनिल ग्रुप के साथ बेसिकली रिएक्ट कराते हो, जैसे कि एल्डिहाइड में C डबल बॉन्ड OH होता है और कीटोन में C डबल बॉन्ड O होता है, तो हाइड्रोक्सिल अमीन इन दोनों के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, देखो HOH हटा देगा और क्या कर देगा, ये जो आपके साथ में है यहां पर डबल बॉन्ड N, H2O हटा देगा, डबल बॉन्ड N और OH, इस तरीके का एक फॉर्मेशन कर देता है जिसको कहते हैं ऑक्साइन, जिसे कहते हैं ऑक्साइन। तो मैम इसे ऑक्साइन कहते हैं। तो यानी कि ये रिएक्शन किसके साथ करता है, एल्डिहाइड के साथ भी करता है, कीटोन के साथ भी करता है, और इन दोनों को एक साथ बेटा कार्बोनिल ग्रुप कहा जाता है। इन दोनों को एक साथ क्या कहा जाता है, कार्बोनिल ग्रुप कहा जाता है। तो यानी कि अगर मैंने आपसे कभी पूछा कि मैंने एक ग्लूकोज को NH2OH दैट इज हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्शन कराया, तो उसने मुझे किसकी प्रेजेंस दी, मैम उसने आपको कार्बोनिल ग्रुप की प्रेजेंस दी। ये नहीं बताया एल्डिहाइड है या कीटोन है, उसने मुझे सिर्फ और सिर्फ ये बताया कि एल्डिहाइड या कीटोन दोनों में से कोई भी हो सकता है, तो भाई कार्बोनिल ग्रुप की प्रेजेंस बताई है। ठीक है मैम, इतना क्लियर हो गया। एक और रिएक्शन कराया बेटा उन्होंने, किसके साथ कराया, एक और जो रिएक्शन कराया वो उन्होंने कराया HCN के साथ। किसके साथ, HCN के साथ। ठीक है,
यस बेटा। तो इसके साथ जब रिएक्शन कराया तो इसने भी आपको किसकी प्रेजेंस दी, कार्बोनिल ग्रुप की प्रेजेंस दी, यानी कि ये भी साइनोहाइड्रिन बनाता है और वो भी सिर्फ और सिर्फ कार्बोनिल ग्रुप की प्रेजेंस देता है, यानी कि एल्डिहाइड या कीटोन कुछ नहीं पता चला अभी तक, सिर्फ इतना पता चला है कि दोनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो इन दोनों रिएक्शंस को देख लो, पहले इन दोनों रिएक्शंस को देख लो। देखो HI के साथ रिएक्शन कराई तो आपको N-हेक्सेन मिला, तो मुझे पता चला सीधी लाइन है। अगर मैंने हाइड्रोक्सिलामीन या फिर HCN के साथ रिएक्शन कराया तो मुझे पता चलेगा कि कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। तो मैम आप यहां पर लिख सकते हो कि अगर आपने NH2OH के साथ रिएक्शन कराई है तो आपको ऑक्साइन मिला है, और ये क्या बताता है, ये बेटा बताता है प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, ओनली एंड ओनली कार्बोनिल ग्रुप। और कार्बोनिल ग्रुप क्या हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है। तो बेटा ये दोनों जो हैं आपके, ये दोनों ही आपको कार्बोनिल ग्रुप की प्रेजेंस देते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। ठीक है, आगे देखो बेटा, अब आपने ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन कराई। अब तक कहानी नहीं समझ आ रही थी, तो अब ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन कराई। ब्रोमीन वाटर क्या करता है बेटा, वो ना माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब हल्का फुल्का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट। तो वो क्या करता है बेटा, ब्रोमीन वाटर ना बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो वो क्या करता है, वो एल्डिहाइड को तो ऑक्सीडाइज कर देता है। तो मैं लिख देती हूं कि जो आपका ब्रोमीन है, कहां लिखूं यार, ब्लैक पेन से लिख दूं, यहीं लिख देती हूं। जो आपका ब्रोमीन है वो क्या है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो भाई माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो सिर्फ और सिर्फ किसको ऑक्सीडाइज कर सकता है, एल्डिहाइड ग्रुप को ऑक्सीडाइज कर सकता है, कीटोन को नहीं करता, इतना पावरफुल नहीं है। तो अगर आप देखो तो उसने ये देखा कि जब ग्लूकोज को Br2 वाटर के साथ रिएक्शन कराया तो क्या मिल गया, मैम, हमें मिल गया COOH। हमें क्या मिल गया, COOH, यानी कि कार्बोनिल ग्रुप था वो तो यहां से पता चला था, एल्डिहाइड था कि कीटोन नहीं पता चला था। तो फिर ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करा दी, और ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करने पे भैया ऑक्सीडाइजेशन हो गया। अगर ऑक्सीडाइजेशन हो गया तो मैम इसका मतलब है कि हमें पता चल गया कि प्रेजेंस है किसकी, एल्डिहाइडिक ग्रुप की, किसकी, एल्डिहाइडिक ग्रुप की। ठीक है, तो ब्रोमीन वाटर बेटा अगर कभी किसी ने पूछा तो किसकी प्रेजेंस देता है, एल्डिहाइडिक ग्रुप की प्रेजेंस देता है। क्लियर हुआ, सबको क्लियर हुआ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चा, राइट। अब नेक्स्ट क्या आया, अब तक मुझे ये पता चल गया कि 6 स्ट्रेट चेन है जिसमें 6 कार्बन है, मुझे ये पता चल गया कि एक एल्डिहाइडिक ग्रुप है, लेकिन इसके अलावा और कुछ नहीं पता। तो इसके अलावा और इंफॉर्मेशन आपको कौन देगा, अगला रिएजेंट देगा जो आप एसिटाइलेशन कराओगे, किसके साथ, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। अब बेटा जो एसिटिक एनहाइड्राइड होता है वो क्या करता है, वो एल्कोहल के साथ, दैट इज आपका OH ग्रुप जो होता है ना, इसके साथ रिएक्शन करके पेंटा एसिटेट बना देता है। पेंटा एसिटेट का मतलब है कि 5 एसिटेट ग्रुप्स लगे हैं, 5 एसिटिक एनहाइड्राइड ने रिएक्ट किया और 5 आपके एसिटेट बने हैं, यानी कि मैम जो भी ग्लूकोज था उसमें 5 OH ग्रुप प्रेजेंट हैं। वाह यार, 5 OH ग्रुप प्रेजेंट है। तो यहां से आपको अगर कभी किसी ने पूछा कि एल्कोहल ग्रुप्स कौन से हैं, उसकी इंफॉर्मेशन किसने दी, मैम उसकी इंफॉर्मेशन एसिटिक एनहाइड्राइड ने दी। लेकिन बेटा एक और ध्यान रखना कि उसने ये नहीं बताया कि कौन सी डिग्री ऑफ एल्कोहल है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, नहीं पता। उसने सिर्फ ये बताया कि एल्कोहल प्रेजेंट है। तो यानी कि हम यहां लिख सकते हैं कि जो ये वाला ग्रुप था एसिटिक एनहाइड्राइड, इसने हमें इंफॉर्मेशन दी है प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल ग्रुप, दैट इज OH ग्रुप। कौन सा डिग्री नहीं पता, लेकिन 5 OH ग्रुप्स की प्रेजेंस हमें एसिटिक एनहाइड्राइड ने दी है। परफेक्ट। अब इसके आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में बेटा आपने देखा कि अब एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं। मैम हमने वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेके तो देख लिया, अब अगर हम एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले जैसे कि HNO3, तो बेटा HNO3 आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो अगर आपने एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया
तो बेटा वो क्या बताएगा, उसमें इतनी पावर होती है कि वो एल्डिहाइड को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है, वो कीटोन को भी कर सकता है। एट द सेम टाइम बेटा वो आपके प्राइमरी एल्कोहल को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में इतनी पावर होती है कि वो प्राइमरी एल्कोहल को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है। अब जब हमने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ में रिएक्शन कराई तो हमने देखा कि एक तो एल्डिहाइड ग्रुप था जिसकी वजह से COOH बनना था, वो तो हमें पता था। दूसरा एक और COOH बन गया नीचे वाला। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो सबसे नीचे वाला पार्ट है वो आपका प्राइमरी एल्कोहल है। तो जो 5 एल्कोहल यहां से पता चले थे ना, उसमें से एक ऐसा एल्कोहल ग्रुप है जो प्राइमरी एल्कोहल है। तो आप क्या कह सकते हो, दैट जो HNO3 है वो क्या बताता है, दैट टेल्स यू द प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी एल्कोहल। मैम वो हमें प्राइमरी एल्कोहल की प्रेजेंस देता है। तो भाई सारी इंफॉर्मेशन पता चल गई। अब 6 कार्बन है, ठीक है मैम, एक एल्डिहाइड ग्रुप है ऊपर वाला, ठीक है मैम, सबसे नीचे एक प्राइमरी एल्कोहल है, 5 आपके पास एल्कोहल ग्रुप थे जिसमें से नीचे एक लग गया, तो बाकी के जो 4 हैं वो बीच में आपके एल्कोहल्स लग जाएंगे। इजी, यस। तो इस तरीके से बेटा सारे के सारे ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को डिराइव किया गया था और यहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनने की पॉसिबिलिटी है। तो आई होप आपको पूरी ये बात क्लियर हुई है, आपको ये पूरा क्लियर हुआ है, क्योंकि हर एक रिएजेंट का वर्क आपको बच्चा पता होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बच्चा। ऐसा ही कॉन्फिडेंस चाहिए कि अगर हमारा कोई भी क्वेश्चन आए तो हम गलती ना करें। ठीक है बेटा, इतना ही था ग्लूकोज में, इतना ही था। इतना अगर आ गया तो मैं गारंटी देती हूं कि एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब आते हैं फ्रक्टोज पे। फ्रक्टोज क्या कहता है बेटा, फ्रक्टोज का फॉर्मूला ना बिल्कुल ग्लूकोज जैसा ही होता है, C6H12O6। बस बेटा फ्रक्टोज में एक कीटोन ग्रुप होता है, एक कीटोन ग्रुप होता है, एल्डिहाइड ग्रुप नहीं होता। और उसका स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो वो कुछ ऐसा होता है, CH2OH, ठीक है मैम, C डबल बॉन्ड O, याद हो गया मैम, फिर OH, फिर OH, फिर OH, फिर CH2OH, याद हो गया। अभी के अभी बैठे बैठे स्ट्रक्चर याद हो गया, CH2OH, C डबल बॉन्ड O, फिर COH, इस साइड है OH, फिर OH, OH एंड CH2OH। 6 ही कार्बन है, बस एक कीटोन ग्रुप लगा देना, खत्म मैम। तो बेटा ये आपके फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर हो गया। अब बेटा फ्रक्टोज का सिंपल ओपन चेन स्ट्रक्चर भी होता है और एक क्लोज्ड चेन स्ट्रक्चर भी होता है। तो क्लोज्ड चेन स्ट्रक्चर हमें ग्लूकोज का बनाना आता था ना, तो फ्रक्टोज भी बना देंगे यार, क्या बात है, चलो बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, देखो अगेन वही देखना, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस था, ये प्लस था, तो भाई ये जाकर इस पे अटैक करेगा, कर देगा, तो ये O माइनस हो जाएगा यहाँ पे। तो आपके पास में क्या बन जाएगा, इस साइड CH2OH आ जाएगा, इस साइड O माइनस आ जाएगा, ये C है मैम, यहाँ OH आ जाएगा, यहाँ पर OH आ जाएगा, यहाँ पर O, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बनेगा ना। तो यहाँ आ जाएगा O, ये हो जाएगा मैम कुछ इस तरह से, और यहाँ पर CH2OH, बिल्कुल जैसे हम कर कर आए हैं बेटा, बिल्कुल वही कहानी करनी है। अब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन है ही मैम, यहाँ पर भी हाइड्रोजन बना दो और यहाँ भी हाइड्रोजन बना दो। अब आपको क्या ध्यान रखना है कि जो ये H प्लस था ये यहाँ पर जाकर इसके साथ बैठ जाएगा। स्ट्रक्चर बनाने में अब दिक्कत आने वाली है, या तो OH इस साइड होगा या फिर OH इस साइड होगा, बाकी तो सारी चीजें सेम रहेंगी। तो यहाँ पर आप इस तरीके से स्ट्रक्चर्स बना सकते हो। तो जो मैंने ये बना के दिखाया बेटा वो यहाँ लगा हुआ है और ये यहाँ लगा हुआ है। अब आपको क्या ध्यान रखना है, अगर ये आपकी कार्बन है, अगर बेटा ये जो आपकी कार्बन है, इस कार्बन के इस साइड अगर आपका OH है तो नीचे की साइड ड्रॉ करना, अगर ये OH इस साइड है तो ऊपर की साइड ड्रॉ करना। एक अल्फा डी फ्रक्टोज होगा और एक बीटा डी फ्रक्टोज हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। और आप क्या कह सकते हो, जब एक ही कार्बन के अराउंड उनकी OH की पोजीशन चेंज होती है तो एनोमर्स, है ना, यस। तो बहुत बढ़िया, तो इस तरीके से आपके स्ट्रक्चर्स आ जाएंगे। क्या इन स्ट्रक्चर्स में मेरी बच्चा पार्टी को कोई भी प्रॉब्लम है, क्या कोई प्रॉब्लम है, क्या कोई प्रॉब्लम है? नहीं मैम, यही चाहिए बेटा, यही चाहिए। तो ये स्ट्रक्चर्स अगर आपको याद है तो बस कहानी खत्म। मुबारक हो, कार्बोहाइड्रेट्स आपको पूरा आता है, कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना है, राइट? यस मैम।
आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा। ओके, क्वेश्चन आता है कि मैम फ्रक्टोफ्यूरेनोस क्यों बोलते हैं? तो बेटा सेम ही चीज है, जैसे वहां पर पायरान से स्ट्रक्चर मैच करता था वैसे ही यहां पर फ्यूरान से स्ट्रक्चर मैच करता है। यहां पर फ्यूरान से स्ट्रक्चर मैच करता है, यहां से बेटा फ्यूरान से स्ट्रक्चर मैच करता है, इसलिए फ्रक्टोफ्यूरेनोस बोल देते हैं। हो जाएगा, हो जाएगा ना, परफेक्ट। आगे बढ़ते हैं, ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब हम आ गए प्रोटीन्स पे, तो थोड़ा प्रोटीन्स की कहानी भी पढ़ लें यार। हम प्रोटीन्स कितना, जो जिम विम करते हैं बहुत प्रोटीन्स तो लेते हैं ना वो, तो प्रोटीन्स को समझते हैं। प्रोटीन्स बनते कैसे हैं? प्रोटीन्स जब बनने लगते हैं यार, अगर आप प्रोटीन्स को तोड़ने लगोगे ना, तो जो सबसे छोटा पार्ट आएगा प्रोटीन्स का वो कौन सा आएगा? अमीनो एसिड्स आएगा। क्या आएगा? अमीनो एसिड्स आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि असेंशियल और नॉन असेंशियल अमीनो एसिड्स क्या होते हैं। तो प्रोटीन्स को पढ़ने के लिए पहले अमीनो एसिड पढ़ेंगे, क्योंकि जब आप अमीनो एसिड्स को जोड़ते हो तभी तो जाकर प्रोटीन बनते हैं। तो पहले छोटी चीज पढ़ते हैं फिर ऊपर बढ़ते हैं, है ना। तो बेटा दो तरह के अमीनो एसिड्स होते हैं, असेंशियल और नॉन असेंशियल। अब आपके पास में अगर कोई चीज है, अगर आपके पास में कोई चीज है, जैसे कि अब हम आपको पढ़ा रहे हैं, कुछ बच्चे तो उसको फिर भी थोड़ा बहुत अप्रिशिएट करते हैं, बट बहुत सारे कमेंट सेक्शन के अंदर सिर्फ टाइम वेस्ट करने आए हैं, वो अप्रिशिएट नहीं कर रहे ना। हाँ, तो बेटा जो चीज आपके पास होती है आप उसको अप्रिशिएट नहीं करते, जो चीज आपको मिल जाती है उस चीज को आप अप्रिशिएट नहीं करते, राइट? यस, जैसे अभी हो रहा है, यस मैम। लेकिन जो चीज आपके पास नहीं होती उसकी बड़ी अहमियत होती है। किसी और के पास है ना कुछ, तो चाहिए वो चाहिए, तो पता लगता है कि यार कितनी इंपॉर्टेंट चीज है वो। तो सेम वही चीज होती है अमीनो एसिड के केस में। अगर आपकी बॉडी में कोई अमीनो एसिड बन रहे होते हैं तो आपको उसकी अहमियत नहीं है, आप कहते हो दे आर नॉन असेंशियल अमीनो एसिड्स। और अगर कुछ ऐसे अमीनो एसिड्स हैं जिनकी आपको अहमियत होगी, वो कौन से होंगे? जो आपको बाहर से लेने पड़ेंगे। तो असेंशियल अमीनो एसिड्स कौन से हैं? जो हमें बाहर से लेने पड़ते हैं। और नॉन असेंशियल अमीनो एसिड्स कौन से होते हैं? जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, राइट? तो जल्दी से इस चीज को पढ़ लो। द अमीनो एसिड्स व्हिच कैन बी सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी आर नोन एज नॉन असेंशियल अमीनो एसिड्स। बॉडी में हो रहे हैं ना, कोई अहमियत नहीं है, तो वो नॉन असेंशियल अमीनो एसिड्स हैं। एग्जांपल्स बच्चा आपको दिए हुए हैं, ये एग्जांपल्स आपको याद होने चाहिए, इनसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। On the other hand, those which cannot be synthesized in the body are and they have to be taken by diet. खाना खा के लेना पड़ेगा भाई, खाना खा के लेना पड़ेगा, राइट? यस, वो आपके असेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, वो आपके असेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है। अरे अरे अरे, ये क्या कर दिया मैम ने, ठीक है। अब बेटा यहां पर कुछ अमीनो एसिड्स हैं, अगर आप अपनी एनसीईआरटी भी खोलोगे ना, अब परसों पेपर है तो एनसीईआरटी तो खोली होगी, मैं विश्वास कर रही हूं कि खोली है। अगर उसे खोलोगे तो उसमें ये अमीनो एसिड्स दिख जाएंगे। तो बेटा इनके स्ट्रक्चर्स जो हैं वो एक बार गो थ्रू कर लेना, बस एक बार ऐसे नजर मार लेना, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। यस, तो ये अमीनो एसिड्स देख लोगे। इसके बाद में बेटा एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बोलिए, ये जो स्टार लगे हैं ना, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये सारे जो स्टार्स लगे हुए अमीनो एसिड्स हैं वो आपके असेंशियल अमीनो एसिड्स हैं। तो देख लेना कि कौन से असेंशियल हैं। ओके, परफेक्ट, बहुत बढ़िया। यस बेटा, एनोमर फर्स्ट कार्बन पे चेंज होता है, ठीक है। अब बेटा अमीनो एसिड्स होते क्या है भाई? अभी तक तो अमीनो एसिड करा रहे हो, बट होता क्या है? एक जनरल स्ट्रक्चर अगर आप अमीनो एसिड का बोलोगे तो बेटा एक कार्बन होती है, येलो कलर से बनाएंगे यार, येलो कलर इज अ गुड कलर, तो येलो कलर से बनाएंगे, ठीक है। कार्बन होता है, यहां पर आपका बेटा COOH ग्रुप होता है, एक आपका NH2 ग्रुप होता है, एक आपके पास में R और एक आपके पास में हाइड्रोजन। अगर आप ध्यान से देखो तो चारों ग्रुप्स अलग अलग हैं, तो कार्बन क्या होगा? कार्बन हमेशा एक कायरल कार्बन होगा। ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं सारे आपके अमीनो एसिड्स एक्सेप्ट वन, ठीक है। वो कौन सा होता है? ग्लाइसिन, मैं बताऊंगी। अब देखो बेटा, इस R की वैल्यू बदलती रहती है, बाकी जनरल फॉर्मूला जो होता है, जो जनरल स्ट्रक्चर होता है अमीनो एसिड का, वो यही होता है, ठीक है। और अगर आप यहां पर देखो तो COOH की अल्फा कार्बन के ऊपर NH2 लगा होता है, इसलिए इसको अल्फा अमीनो एसिड कहा जाता है। R की वैल्यू बेटा जब हाइड्रोजन के इक्वल होती है, मतलब कि कभी R जब हाइड्रोजन होता है तो उस अमीनो एसिड को स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? COOH, यहां पर आ जाएगा NH2, यहां आ जाएगा H और यहां H।
इस बार इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, यानी कि ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। और एकमात्र ऐसा अमीनो एसिड एक ही है जो कायरल नहीं होता, जो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता, और उसका नाम होता है ग्लाइसिन। और ये जो एक्सेप्शंस होती है ना, एक्सेप्शन नहीं, जो कोई अलग सी चीज होती है, उसी से क्वेश्चन आता है, तो यहां से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है, तो इसे याद करेंगे। अमीनो एसिड्स कंटेन NH2 and COH functional groups depending on the relative position of amino acid with respect to the carboxyl group. Acids can be classified as alpha, beta, gamma and delta and so on. अब आप इस कार्बन के आगे आगे और कार्बन ले लो, तो ये कार्बन अल्फा हो जाएगी, फिर बीटा, फिर गामा, फिर डेल्टा। तो NH2 जहां भी लगा होता है उसके हिसाब से नाम देते हैं, लेकिन हम कौन से अमीनो एसिड पढ़ते हैं? अल्फा अमीनो एसिड, ठीक है। ओनली अल्फा अमीनो एसिड्स आर ऑब्टेन्ड ऑन द हाइड्रोलिसिस ऑफ अमीनो एसिड्स, ठीक है बेटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हमें पता चल गई, बाकी पढ़ लो। इन एक्वस सोल्यूशन, अब बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, ज्विटर आयन। मैम ज्विटर आयन कैसे बनता है? हमें जनरल फॉर्मूला पता है कि कार्बन होगा, यहाँ NH2 होगा, मैम यहाँ COOH होगा, यहाँ पर R ग्रुप होगा, यहाँ हाइड्रोजन होगा। अगर बेटा आपने इसको कोई एक्वस सॉल्यूशन में डाला तो क्या होगा? COH क्या है? एक एसिड है। हाँ मैम, तो एसिड क्या करता है? H+ लूज करता है। तो बेटा जो आपका ये एसिड है, ये क्या करेगा? COO- H+ लूज कर देगा। अब यार जो H+ लूज किया है वो कहाँ जाएगा? वो बेचारा ये बेस जो है ना, कहेगा मैं लूंगा यार, आपने बोला तो हम लेंगे ना, तो ये ले लेता है इसे, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इसको कहा जाता है बेटा ज्विटर आयन। इसको क्या कहा जाता है? ज्विटर आयन। इसको कहा जाता है ज्विटर आयन, ठीक है। अगर देखो तो पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल कर रहे हैं, तो ये क्या होता है? न्यूट्रल होता है, ये न्यूट्रल होता है। तो पढ़ लो, इन एक्वस सॉल्यूशन द कार्बोक्सिल ग्रुप लूजेस अ प्रोटॉन एंड अमीनो एसिड गेन्स द प्रोटॉन एंड गिव्स राइज टू अ डाइपोलर आयन नोन एज ज्विटर आयन। तो यानी कि इसका एक और नाम भी होता है विच इज ऑल्सो नोन एज डाइपोलर आयन। क्लियर? बढ़िया। Zwitter ion is neutral although it contains both positive and negative charge. Overall charge तो 0 है ना? Yes ma'am. कुछ अमीनो एसिड्स के बारे में इंपॉर्टेंट बातें बताई गई हैं। They are colorless, crystalline, soluble. ठीक है बेटा, ये सब चीजें हमें क्लियर है। ग्लाइसिन जो मैं आपको बता चुकी हूँ, उसके बारे में बताया गया है that except glycine, all the naturally occurring alpha amino acids are optically active. वो optically active होते हैं। All naturally occurring amino acids have L configuration. मैंने बताया था कि बेटा सारे के सारे अमीनो एसिड जो होते हैं वो L configuration के ही होते हैं, ठीक है, जिन अमीनो एसिड की हम बात करते हैं। दो दे एग्जिस्ट इन बोथ D and L configuration, लेकिन हमारे केस में हम सिर्फ और सिर्फ L वालों को ही स्टडी करते हैं, ठीक है। यस, एक तो इनको गुस्सा बहुत आता है, स्पैमर्स का कुछ नहीं हो सकता है। अब हम बात करते हैं पेप्टाइड बॉन्ड्स की। मैम आपने हमें ये तो बता दिया कि अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, लेकिन मैम उनके बीच में बॉन्ड्स कैसे बनते हैं? कैसे बनते हैं? चलो देखते हैं यार, ये भी तो इंपॉर्टेंट चीज है। मैम आई नो दैट कार्बन होगा, मुझे पता है कि कार्बन होगा, उसके बाद में मैम उसके साथ में एक NH2 ग्रुप होता है, और मैम क्या होता है? और बेटा आपके पास R होता है, हाइड्रोजन होता है, और C डबल बॉन्ड OH ग्रुप होता है। सिमिलरली एक और अमीनो एसिड ले लो, एक और ले लेते हैं। इस बार यहां पर नाइट्रोजन लिख दो, H2 लिख दो, ठीक है। इसको ऐसे लिख दो NH और H, ठीक है। यहां पर मैम R होगा, यहां पर हाइड्रोजन होगा, और यहां पर C डबल बॉन्ड OH होगा। तो बेटा मैं जो आपको कहानी बताना चाहती हूँ वो हमेशा याद रखना कि जब आपके अमीनो एसिड जुड़ना शुरू होते हैं तो उनके केस में क्या होता है, ये इस तरीके से वाटर रिमूव हो जाता है, तो -H2O हो जाएगा। तो जो आपका स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसा बन जाएगा? H2N CRH C डबल बॉन्ड ONH CRH C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। तो ये क्या हुआ? ये मैंने दो अमीनो एसिड्स को जोड़कर आपको एक कहानी दिखाई है, ठीक है बेटा। यस, अगर आप यहां पर देखो तो इसके पास में मैम यहाँ लोन पेयर्स होते हैं। तो अगर आप इस चीज को अगर ध्यान से देखते हो तो बेटा इस पार्ट में ध्यान से देखो, लोन पेयर है, यहां जा सकता है मैम, यहां जा सकता है। तो बेटा यहाँ क्या हो रहा है मैम? यहाँ पर डीलोकलाइजेशन हो रही है। तो बेटा यहाँ पर डीलोकलाइजेशन होती है, ठीक है। तो डीलोकलाइजेशन होती है तो मैम यानी कि यहाँ पर पार्शियल क्या है? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, ये बात मानते हो? डबल बॉन्ड कैरेक्टर है,
है ना? यस मैम, क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर जब डीलोकलाइजेशन होती है हमें पता है। और बेटा जब भी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है तो वो एरिया जो है वो उतना प्लेन जो है वो प्लेनर होता है, यानी कि मैम जो ये एरिया है वो क्या है, प्लेनर है। इतना पार्ट जो है वो एक ही प्लेन के अंदर रहेगा, तोड़ मरोड़ नहीं सकते उसको, वो एक ही प्लेन में रहेगा। तो बेटा इस बॉन्ड को कहा जाता है आपका, इस बॉन्ड को कहा जाता है पेप्टाइड बॉन्ड, इसको कहा जाता है पेप्टाइड बॉन्ड। और हमेशा अमीनो एसिड्स ऐसे ही एक दूसरे के साथ फॉर्म करते हैं बॉन्ड विद द यूज ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, और पेप्टाइड बॉन्ड ऐसे बनता है। और हर पेप्टाइड बॉन्ड में डीलोकलाइजेशन होता है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है। और मैम ये भी बता दें कि जो फर्स्ट अमीनो एसिड होता है उसका NH2 ग्रुप हमेशा फ्री होता है। जो पहला अमीनो एसिड होगा ना उसका NH2 ग्रुप हमेशा फ्री होगा, उसका COOH ग्रुप जो होगा वो बॉन्ड फॉर्म करेगा। और जो आपका लास्ट अमीनो एसिड होगा उसका हमेशा COOH ग्रुप आपका फ्री होगा और उसका NH2 ग्रुप जो है वो बॉन्ड फॉर्म करेगा। और ये फिक्स है, ये फिक्स है बेटा, ठीक है? तो आई होप यहां तक सबको क्लियर है, ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बेटा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। क्लियर है मैम? पेप्टाइड बॉन्ड, बेटा पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में ये सारी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। ओके परफेक्ट, पेप्टाइड बॉन्ड समझ आ गया। तो बेटा इसी तरह से पेप्टाइड बॉन्ड से आपके सारे के सारे, जब 1 2 3 4 ऐसे 10 हजारों आपके अमीनो एसिड्स जुड़ जाते हैं, जब हजारों अमीनो एसिड्स जुड़ जाते हैं तो फिर आपका क्या बन जाता है, प्रोटीन बन जाता है। तो मैम प्रोटीन के अंदर बॉन्डिंग कौन सी होती है, पेप्टाइड बॉन्डिंग होती है यार। क्लियर? चलो अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं दैट व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय अ डाइपेप्टाइड बॉन्ड, डाइपेप्टाइड बॉन्ड का मतलब क्या है? डाइपेप्टाइड बॉन्ड का मतलब बेटा ये नहीं है कि 2 पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं, नहीं, इसका मतलब है कि आपके पास में लेटर से कोई एक अमीनो एसिड है एलानिन और वो लगा है ग्लाइसिन के साथ, तो इन 2 अमीनो एसिड्स के बीच में जो एक बॉन्ड होता है ना तो हम कहते हैं डाइपेप्टाइड। तो डाइपेप्टाइड से कंफ्यूज मत होना, 2 अमीनो एसिड्स के बीच में जो एक पेप्टाइड बॉन्ड होता है उसे कहा जाता है डाइपेप्टाइड। अगर मैंने बोला ट्राइपेप्टाइड तो इसका मतलब है कि उसमें 3 अमीनो एसिड हैं और 2 पेप्टाइड बॉन्ड है। तो हमेशा जो डाई ट्राई लिखा होता है ना उससे एक कम पेप्टाइड बॉन्ड होता है और जितना नंबर लिखा है उतने नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स होते हैं। अगर मैंने बोला ट्राइपेप्टाइड तो मैम ट्राइपेप्टाइड का मतलब है कि आपके पास में 3 अमीनो एसिड्स हैं, ठीक है, और इन 3 अमीनो एसिड के बीच में 2 पेप्टाइड बॉन्ड बने हैं, ठीक है? यस, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ओके बहुत ही बढ़िया। अरे फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज कहां से आ गया यार, अभी नहीं, ठीक है? व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड मतलब बहुत सारे बॉन्ड्स हो जाएंगे, ठीक है? तो आई थिंक इसका भी मतलब क्लियर है। आगे बढ़ते हैं बेटा। अगर बहुत सारे बॉन्ड्स हो जाते हैं और 10,000 से ज्यादा मोलर मास आ जाता है ना, जब 10,000 से ज्यादा मोलर मास आ जाता है तो उसको बेटा प्रोटीन कह देते हैं। तो मैंने बताया था जब बहुत सारे अमीनो एसिड जुड़ जाते हैं तो प्रोटीन बनता है। चलो अब बेटा इस प्रोटीन के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। अब इस प्रोटीन के स्ट्रक्चर की बात करेंगे बच्चा। सबसे पहले अगर आप प्रोटीन के स्ट्रक्चर की बात करते हो तो प्रोटीन्स आर क्लासिफाइड एज 4 मेजर टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं, बहुत स्पीड में हम इसे पढ़ेंगे। फर्स्ट इज मतलब पहले तो फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन्स पढ़ लो। अगर ऐसे प्रोटीन्स है जो स्ट्रेट चेन में है, ऐसे सीधे सीधे बने हुए हैं, ये देखो यहाँ पर स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो उसे फाइब्रस प्रोटीन कहते हैं। बेटा इनके एग्जांपल्स याद होने चाहिए, केराटिन कोलाजन टाइप। यस मैम। नेक्स्ट इज ग्लोबुलर प्रोटीन्स। जब इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है तो उसे ग्लोबुलर प्रोटीन कहते हैं, जब इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है तो उसे ग्लोबुलर प्रोटीन कहते हैं, ठीक है? दे हैव मॉलिक्यूल्स व्हिच आर फोल्डेड इनटू कॉम्पैक्ट, इस तरीके से फोल्ड कर दो तो क्या बन जाएगा, ग्लोबुलर प्रोटीन। सीधी सीधी लाइनें हैं तो फाइब्रस प्रोटीन, ठीक है? ठीक है मैम, इतना क्लियर है। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब हम आएंगे स्ट्रक्चर पे। तो जब आप स्ट्रक्चर की बात करते हो तो क्या बोला जाता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है? जो आपने अमीनो एसिड्स को जोड़ा, जो आपने अमीनो एसिड्स को पेप्टाइड बॉन्ड से जोड़ा इस तरीके से, तो जो ये बॉन्डिंग होती है ये आपकी प्राइमरी स्ट्रक्चर को डिफाइन करती है। तो अगर कोई पूछे कि प्राइमरी स्ट्रक्चर में कौन सी बॉन्डिंग होती है, वहां पर पेप्टाइड बॉन्डिंग होती है, वहां पे अमाइड बॉन्डिंग होती है, पेप्टाइड बॉन्डिंग होती है। ईच पॉलीपेप्टाइड इन अ प्रोटीन हैज एन अमीनो एसिड लिंक्ड विद द अदर इन अ स्पेसिफिक सीक्वेंस एंड दिस सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स इज कॉल्ड द प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर आपको अमीनो एसिड का सीक्वेंस बताता है और उसके अंदर कौन सी बॉन्डिंग होती है, पेप्टाइड बॉन्डिंग होती है। परफेक्ट मैम। सेकंड बेटा सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है और सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कौन सी बॉन्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट है ये पूछा जाता है, और यहां पर बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट होती है।
कौन सी मैम? हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट होती है। मैं अभी दिखाऊंगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे सबसे इंपॉर्टेंट होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बच्चा कैसे दो टाइप्स की हो सकती है, एक अल्फा हेलिक्स होती है, एक बीटा प्लीटेड शीट्स होती है, उनके स्ट्रक्चर्स देखते हैं अभी, ठीक है। ये है आपकी अल्फा हेलिक्स और ये है बेटा आपकी बीटा प्लीटेड शीट्स। क्या होता है, जो आपका NH ग्रुप होता है, जो आपका NH ग्रुप होता है वो किसी तीसरे, मान लो इस तरीके से बॉन्डिंग होती है और यहां पर C डबल बॉन्ड O ग्रुप आ जाता है, तो बेटा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्डिंग होती है उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की फॉर्मेशन की वजह से आपका अल्फा हेलिक्स बनता है। यानी कि अगर आप यहां पर अमीनो एसिड्स की बात करोगे तो यहां पर कोई एक अमीनो एसिड का NH ग्रुप होगा, फिर ऐसे बहुत सारे अमीनो एसिड होंगे, यहाँ C डबल बॉन्ड O ग्रुप होगा और इन दोनों के बीच की जो बॉन्डिंग होगी उसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे और ये इस तरीके से पूरे के पूरे हेलिक्स में फॉर्म होती है और इसलिए हम इसे कहते हैं अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, ठीक है। यस मैम, तो यहां पर बेटा यही सारी कहानी लिखी है। आई होप आप ये पढ़ लेंगे, इसमें तो कोई इशू नहीं है, मैंने समझा तो दिया ही है। यस मैम, पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं, राइट, बहुत बढ़िया बेटा, रिवाइज तो हो गया। अब अगर आप बीटा प्लीटेड शीट्स की बात करते हो तो शीट्स की फॉर्म में होगी, लेकिन होगी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही। तो जो शीट्स की फॉर्म में आपकी बॉन्डिंग होती है वो इस तरीके से होती है। इधर देखो, ये रहा, ये रहा। अगर आप यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखना चाहते हो तो ये देखो, ये ऑक्सीजन और ये NH के बीच में क्या हो रही है मैम? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है और इसे बेटा बीटा प्लीटेड शीट्स कहते हैं। अगर हेलिक्स की फॉर्म में होए तो मैम अल्फा हेलिक्स हो जाएगी और अगर शीट्स की फॉर्म में होए तो वो आपकी बीटा प्लीटेड शीट्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। क्लियर है बच्चा? क्लियर है, कोई डाउट नहीं है? थैंक यू बच्चे, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो थर्ड इज योर टर्शरी स्ट्रक्चर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, पेप्टाइड बॉन्डिंग हो गई। अब बाकी की जो फोर्सेस रहेगी ना, जो स्टेट्स ऑफ मैटर में पड़ी थी, सल्फाइड सल्फाइड लिंकेज, आयनिक इंटरैक्शन, वैंडरवॉल इंटरैक्शन, तो वो सारी इंटरैक्शंस जो होती हैं वो आपके टर्शरी स्ट्रक्चर में होती है। अब आपने एक प्रोटीन बना दिया, अब आपने क्या किया, एक प्रोटीन बना दिया, ठीक है। अब इस तरीके से मैंने उस प्रोटीन को रख दिया बेटा। तो अगर आप देखो तो यहां पर कुछ NH होगा, यहां पर मान लो आपके R में कुछ सल्फर होगा, तो जब सल्फर सल्फर लिंकेज हो जाए या फिर वो जो वीक इंटरैक्शंस होती हैं, जब एक अमीनो एसिड का ग्रुप ऐसे लगा है और कुछ कुछ वीक वीक इंटरैक्शंस हो जाए तो उस इंटरैक्शन को बेटा कहा जाता है टर्शरी स्ट्रक्चर। तो एक बार ध्यान से पढ़ लो, इट रिप्रेजेंट्स द ओवरऑल फॉलिंग ऑफ द polypeptide chain by the hydrogen bonds, disulfide linkage, van der Waal interaction and electrostatic interactions। तो मैम अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अलावा कोई भी इंटरेक्शन है वो सारी की सारी टर्शरी स्ट्रक्चर के अंदर आती हैं। कभी भी क्वेश्चन में कोई और बॉन्डिंग आ गई वो टर्शरी स्ट्रक्चर को डिफाइन करती है। नेक्स्ट इज योर क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। बच्चा क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर में एक पॉलीपेप्टाइड बना दी आपने, दूसरी पॉलीपेप्टाइड ले आओ, उन दोनों के बीच में जो भी इंटरेक्शन होगी उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे मैम क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। तो क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर हमेशा दो अलग अलग पॉलीपेप्टाइड्स में ही होती है, ठीक है। यस बच्चा, तो यहां से अब आप सारे के सारे स्ट्रक्चर्स देख सकते हो। पहला प्राइमरी स्ट्रक्चर जो अमीनो एसिड की सीक्वेंस बताता है, दूसरा सेकेंडरी स्ट्रक्चर या तो अल्फा हेलिक्स होगा या बीटा प्लीटेड शीट्स होगा, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। टर्शरी स्ट्रक्चर में मैम इसके अलावा जितनी भी बॉन्डिंग होती है वो सारी की सारी टर्शरी स्ट्रक्चर में होती है, दूर दूर वाली वीक होती है। नेक्स्ट इज योर क्वाटर्नरी, जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड्स में इंटरेक्शन होगा तो हम उसे क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर बोल देंगे। बहुत बढ़िया बेटा, ये स्ट्रक्चर देख लो या ये स्ट्रक्चर देख लो, जिससे समझ आता है उससे देखो यार, समझ आना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट। परफेक्ट, क्लियर है, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज डीनेचुरेशन। अब डीनेचुरेशन क्या होता है यार? प्रोटीन आया, प्रोटीन बड़ा स्पेसिफिक है, उसको हर चीज स्पेसिफिक चाहिए। अब अगर आप उस प्रोटीन को हीट कर दोगे, अगर आप उसका पीएच चेंज कर दोगे, आपने उसका एनवायरनमेंट खराब कर दिया ना, वो भी गुस्सा हो जाएगा। वो जैसे ही गुस्सा होगा उसकी इंटरेक्शंस खत्म होने लगेंगी। कौन से स्ट्रक्चर्स अगर आप पीएच चेंज करते हो या फिर हीट चेंज करते हो तो अफेक्ट होते हैं बेटा? टर्शरी स्ट्रक्चर अफेक्ट होते हैं, आपके सेकेंडरी स्ट्रक्चर अफेक्ट होते हैं, लेकिन प्राइमरी स्ट्रक्चर हमेशा इंटैक्ट रहता है। पेप्टाइड लिंकेज कभी नहीं टूटेगी डीनेचुरेशन में, सिर्फ और सिर्फ क्या टूटेगा? सेकेंडरी स्ट्रक्चर और टर्शरी स्ट्रक्चर। तो यही कहानी यहां पे दी है और आपको एग्जांपल दिया है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है बेटा, क्वेश्चन बनेगा तो यहां से बनेगा। Only the secondary and tertiary structures are affected. Primary structure stays intact. Right? Denaturation होता कैसे है? हीट कर दो या फिर pH चेंज कर दो, एटमॉस्फेयर चेंज किया, denaturation हो जाएगा। यस मैम, एग्जाम्पल है बेटा, कोएगुलेशन ऑफ एग हो गया, बॉइलिंग या फिर कर्डिंग, जो आप दही बनता है वो भी क्या एग्जाम्पल है? आपका
प्रोटीन का डीनेचुरेशन, राइट? यस मैम, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया, अमेजिंग। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज योर बेटा न्यूक्लिक एसिड, और ये आपका लास्ट पार्ट है, ठीक है? बायोमोलिक्यूल्स का लास्ट पार्ट न्यूक्लिक एसिड, इतनी चुटकियों में करना है, कहानी 1 सेकंड में समझनी है। अगर आप बेटा न्यूक्लिक एसिड्स की बात करते हो तो न्यूक्लिक एसिड्स में हम 2 मेजर टाइप की चीजें पढ़ेंगे, एक न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोसाइड। इन दोनों के मतलब मैं आपको समझाऊंगी, फिर कहानी पढ़ेंगे, ठीक है? Nucleic acids, the polymers of nucleotides help in synthesis of protein and transfer of nucleic acids। अब बेटा 2 तरह के होते हैं। सबसे पहले शुगर, जो भी आप इसमें पढ़ने वाले हो, इस तरह की शुगर पढ़ने वाले हो, ठीक है? यहाँ पर इस तरीके से आपकी शुगर होगी बेटा। यहाँ पर हमेशा CH2OH होगा, यहाँ H होगा, यहाँ OH होगा, यहाँ H होगा। जो 2 टाइप की शुगर्स पढ़ने वाले हो ना, उसमें फर्क कहाँ पड़ेगा? सिर्फ और सिर्फ इस सेकंड कार्बन पे चेंजेस आएंगे। एक होता है बेटा डीऑक्सीराइबोस, एक होता है डीऑक्सीराइबोस और एक होता है नॉर्मल राइबोस, ठीक है? जिससे डीऑक्सी डीएनए बनता है और एक आपका आरएनए बनता है। अगर आपके सेकंड वाले कार्बन पे OH ग्रुप लगा है, तो आप उसको राइबोस कहते हो, और अगर ये OH में हटा दूं, अगर मैं ये OH हटा दूं और इसकी जगह हाइड्रोजन लगा दूं, तो उसे मैं कहती हूं डीऑक्सीराइबोस, ठीक है? डीऑक्सी मतलब ऑक्सीजन हट गया तो वो यहां पर हट जाता है और इसलिए वो आपका डीऑक्सीराइबोस हो जाता है, और अगर यहां पर OH लगा रहे तो उसे राइबोस कहा जाता है। क्लियर बच्चा? यस मैम, क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो ये 2 तरह के शुगर्स होते हैं। अगर मैं डीएनए की बात करती हूं तो उसमें सारे के सारे शुगर्स कौन से होंगे? डीऑक्सीराइबोस होंगे। अगर मैं आरएनए की बात करती हूं तो उसमें सारे के सारे कौन से शुगर्स होंगे? राइबोस वाले शुगर्स होंगे। अब इतना तो लॉजिक हम समझ ही सकते हैं। यस मैम, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बेटा, ये स्ट्रक्चर्स लास्ट में समझाऊंगी। अब अगर आप न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड की बात करते हो तो इनके बीच का बेसिक डिफरेंस बता देती हूँ। शुगर आपको पता है, अगर आप शुगर और बेस की बात करते हो तो आपको मिलता है क्या? न्यूक्लियोसाइड। अब अगर आपको न्यूक्लियोसाइड से न्यूक्लियोटाइड बनाना है तो शुगर प्लस बेस, और इस बेस के साथ बेटा एक और क्या चीज ऐड कर दो? मैम इस बेस के साथ हम ऐड कर देंगे फॉस्फेट ग्रुप। अगर आपने बेटा फॉस्फेट ग्रुप भी ऐड कर दिया तो वो बन जाता है आपका न्यूक्लियोटाइड, ठीक है? तो मैम इसका मतलब है कि अगर मैं न्यूक्लियोसाइड में एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दूं तो क्या वो न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा? बिल्कुल, न्यूक्लियोसाइड में अगर आप एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दो तो वो न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। चलो अब इसके स्ट्रक्चर्स देखते हैं। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? A unit formed with the attachment of 1 dash position of sugar is known as a nucleoside। भैया शुगर होगा, बेस होगा, खत्म कहानी। अगर न्यूक्लियोटाइड है तो उसके अंदर एक फॉस्फोरिक ग्रुप ऐड कर दो तो उसको न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। स्ट्रक्चर्स को समझो बच्चे। अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर आपके पास में शुगर है, मैम यहाँ पर हमारे पास में शुगर है, और बेटा आपके पास में 1 डैश जो आपकी कार्बन है उसके ऊपर एक बेस भी है। तो यानी कि मैम इसके साथ मेरे पास बेस भी है, तो ये क्या है बेटा? ये आपका एक न्यूक्लियोसाइड है। ये क्या है? एक न्यूक्लियोसाइड है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो शुगर और बेस बस 2 ही है। अगर आप इसकी बात करते हो तो मैम इसके में मेरे पास एक शुगर है, ये रही शुगर, उसके अलावा मेरे पास बेस भी है, और मैम इसके अलावा मेरे पास एक फॉस्फेट ग्रुप भी है। तो अगर आपके पास में फॉस्फेट ग्रुप भी है तो इसको क्या बोलोगे? मैम इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बेस शुगर के कौन से कार्बन पे लगता है, मैम वो 1 डैश कार्बन पे लगता है। और अगर आपसे कोई पूछे कि फॉस्फेट ग्रुप कौन से कार्बन पे लगता है, तो बेटा वो हमेशा 5 डैश कार्बन पे लगता है। क्लियर? रट लो, याद कर लो, जैसे करना है कर लो। 1 डैश कार्बन पे हमेशा बेस लगेगा और 5 डैश कार्बन पे हमेशा फॉस्फेट लगेगा। परफेक्ट। नाउ सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। बेटा अब न्यूक्लिक एसिड कैसे बनता है? मैम न्यूक्लियोटाइड तो बता दिया, लेकिन न्यूक्लिक एसिड कैसे बनेगा? बेटा हमेशा जो बॉन्डिंग होती है वो फॉस्फेट ग्रुप की वजह से होती है। बेस कुछ नहीं रोल प्ले करता, बेस अपना अकेला बैठा रहता है। रोल प्ले करता है आपका कौन? रोल प्ले करता है फॉस्फेट ग्रुप। तो चलो अब ये समझते हैं कि फॉस्फेट ग्रुप कैसे बॉन्डिंग करता है। बहुत ही आसान है बच्चा। यहां पर आपने एक फॉस्फेट ग्रुप बनाया, ठीक है, ऐसे कार्बन होती है। यस मैम, यहाँ पे बेटा बेस होता है, ठीक है। फटाफट बताएंगे हम, फटाफट कहानी को खत्म कर देंगे। आगे करते हैं। ये रहा, ये रहा, ये रहा और ये रहा। मुझे पता है कि जो मेरी 5 डैश कार्बन है,
CH2, इसके साथ मेरा फॉस्फेट ग्रुप लगा होता है। यहां पर मेरा फॉस्फेट ग्रुप लगा है, तो इस स्ट्रक्चर को मैम को फिर से बनाना पड़ेगा यार, सॉरी। तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो बेटा 5 डैश कार्बन का जो आपका फॉस्फेट ग्रुप होता है, ये क्या करता है, ये क्या करता है, आपकी इस 3 डैश वाली कार्बन के OA के साथ में रिएक्शन करता है, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो P इसके साथ फॉर्म कर दिया, यहां आ जाएगा डबल बॉन्ड O और यहां आ जाएगा O माइनस। तो इस तरीके से आपकी लिंकेज होती है। तो अगर मैं पूछूं कि लिंकेज किस किस में हुई, आप कहोगे मैम 3 डैश का OH जो था, 3 डैश कार्बन का जो OH था, उसने 5 डैश कार्बन के फॉस्फेट ग्रुप के साथ लिंकेज की और मुझे न्यूक्लिक एसिड मिल गया, राइट। क्या बेटा बेस ने कभी भी रोल प्ले किया बॉन्डिंग में? कभी भी नहीं रोल प्ले करता। तो बॉन्डिंग में सिर्फ और सिर्फ आपका 3 डैश का OH और 5 डैश का फॉस्फेट ग्रुप ही बॉन्डिंग में रोल प्ले करता है। तो आई होप आपको अब ये चीज समझ आ रही है। शुगर है, उसका बेस कुछ नहीं करेगा, फॉस्फेट ग्रुप, फिर अगली शुगर, उसका बेस कुछ नहीं करेगा, फिर फॉस्फेट ग्रुप, फिर शुगर है, उसका बेस कुछ नहीं करेगा, अगला फॉस्फेट ग्रुप। तो हमेशा बॉन्डिंग ऐसे ही होती है। और बेटा इस बॉन्डिंग को कहा जाता है क्या? फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। ये जो कहानी शुरू में किसी ने बोली थी कि फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, वो बच्चा यहां होती है, राइट। यस, तो क्लियर है, ये क्लियर है बच्चा? यस, बहुत बढ़िया। तो अब आप यहां से क्या देख सकते हो मैम, बेस जो है वो बॉन्डिंग में रोल प्ले नहीं करता, फॉस्फेट ग्रुप बॉन्डिंग में रोल प्ले करता है। और कैसे बॉन्डिंग होती है? 3 डैश कार्बन से 5 डैश कार्बन के फॉस्फेट ग्रुप से बॉन्डिंग होती है। बहुत बढ़िया, इस तरीके से आपकी सारी बॉन्डिंग होती है बेटा। अब आपको जो याद रखना है वो क्या है, डीएनए में भी बॉन्डिंग होती है मैम, आरएनए में भी बॉन्डिंग होती है। तो बेटा इनमें डिफरेंस क्या होता है? बेस का डिफरेंस होता है। इसमें एडेनिन गुआनिन ये साइटोसिन के साथ और ये थायमीन के साथ बॉन्डिंग करता है। लेकिन अगर आप आरएनए की बात करते हो तो उसमें एडेनिन गुआनिन साइटोसिन के साथ करते हैं और बेटा ये यूरासिल के साथ करता है। तो जो मेजर डिफरेंस होता है दोनों में वो क्या होता है मैम, थायमीन होता है यहाँ पे बेस और यहाँ पे यूरासिल बेस होता है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होगा, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड होगा, यहाँ डबल और यहाँ पे डबल बॉन्डिंग होती है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा और इस तरीके से ये बॉन्डिंग आपको यहाँ पर शो कर गई। परफेक्ट, यस। तो इसके साथ हम हमारे सेशन के एंड पर आ गए हैं। ये वॉटसन एंड क्रिक मॉडल है, बिल्कुल वैसी ही बॉन्डिंग आपको दिखाई गई है। एंड फाइनली वी आर एट द एंड ऑफ दिस सेशन। तो आई होप आपको पूरा का पूरा सेशन समझ आया। आई होप बायोमोलिक्यूल्स पूरा रिवाइज हो चुका है, राइट। तो अब क्या करना है? कुछ नहीं करना। ये देखो, सबसे पहले तो आपको क्रैश कोर्स के बारे में बता दें। देखो हम कितने रेडी रहते हैं। बोर्ड की तैयारी कराई, आगे की तैयारी के लिए हम रेडी हैं, राइट। यस, तो बोर्ड की तैयारी करो, फिर क्रैश कोर्स। वेरी गुड, परफेक्ट। अब बच्चे क्या करना है, नेक्स्ट आपका अगला चैप्टर शुरू होगा, तो उसके लिए 10 मिनट का ब्रेक है। जल्दी से पानी पियाओ, फ्रेशन अप हो जाओ और अपना लास्ट चैप्टर रिवाइज करो और फिर एग्जाम में फोड़ कराओ, ठीक है। ओके।